जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। बच्चों, अभ्यास सीरीज के तहत आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट। इन 15 क्वेश्चन में हम देखेंगे उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और ये भी देखेंगे कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। हमारी एक कहावत है कि लड़ाई के ठीक एक दिन पहले घी नहीं खाया जा सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 16 अप्रैल को पेपर है और हम विद इन 15 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों के लिए ये सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम डे बाय डे प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो कि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा गया है अ पैराशूट जंप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5000 मीटर। एक पैराशूट है जो 5000 हाइट की बिल्डिंग से या किसी हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है। आपको बताना है वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। तो हम जानते हैं जब भी कोई पैराशूट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा या आएगा तो उसका जो रिलेशन होगा क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। थर्ड इक्वेशन जो हम देखेंगे इसमें आपने देखा अगर पैराशूट इनिशियली जंप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यानी कि हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2as और यहां से हम लिखेंगे v इक्वल टू √2a इंटू √s। ध्यान रखेंगे अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, यदि y प्रोपोर्शनल टू x होगा तो उसका ग्राफ बनेगा बच्चा स्ट्रेट लाइन। यदि y प्रोपोर्शनल टू दी एक्स स्क्वायर होगा तो उसका ग्राफ बनेगा पैराबोला। और यदि y प्रोपोर्शनल टू दी √x होगा तो उसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो आप देख लीजिए जो पैराशूट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा उसका ग्राफ कैसा बनेगा। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा स्ट्रेट लाइन है, तीसरा देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता तो ये ग्राफ सही था, लेकिन यहां वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस पूछा गया है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्लियर है? आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन द सेम नोट इज प्लेड ऑन अ सितार एंड फ्लूट। बोला गया यदि सेम नोट, दो प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक है उनमें से सितार और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लूट, फिर भी आप साउंड को अलग अलग पहचान पाते हैं, है ना। प्रोड्यूस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन। तो यदि दो इंस्ट्रूमेंट, एक सितार है एक फ्लूट है, दोनों पे सेम नोट बजाया जाए तो आप ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे आप दोनों आवाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे सर, वो होती है क्वालिटी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम यदि दो इंस्ट्रूमेंट में सेम नोट का साउंड बजाया गया हो तो क्वालिटी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये आवाज सितार से आ रही है और ये आवाज फ्लूट से आ रही है। ध्यान रखेंगे, पिच का मतलब हुआ यदि आप लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली पिच भी साउंड की बढ़ती है। दूसरा, लाउडनेस का मतलब हुआ यदि साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी। ध्यान रखेंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे। क्लियर है? तो पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम्पलीट्यूड। लेकिन क्वालिटी एक ऐसा पैरामीटर है जिसपे ये सब चीजें कांस्टेंट होने के बावजूद भी उसके बेसिस पे हम साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा था दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज असर्शन और दूसरा क्या है आपका रीजन। तो पहला असर्शन है अ डायमंड स्पार्क्स मोर देन द ग्लास इमिटेशन कट ऑफ द सेम फेज। बोला गया यदि एक ग्लास है और एक डायमंड है, दोनों का अगर सेम शेप है और उनको काटा गया है तो बताइए कौन ज्यादा स्पार्क करेगा। तो यहां लिखा है कि क्या डायमंड ज्यादा स्पार्क करेगा। पहला ऑप्शन ये है, पहला जो असर्शन आपको दिया रखा। दूसरा दे रखा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास। बोला गया कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास से कम है, लेकिन ये बात गलत है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होगा 2.4 और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चा वो होता है 3/2। तो डेफिनेटली डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी कि सर जो रीजन है वो गलत है। और पहली बात, चूंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसलिए वो ज्यादा क्या करेगा, स्पार्क करेगा, क्रिटिकल एंगल उसका कम बनेगा। क्लियर है? इसलिए आप देखेंगे पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है, तो आपका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे आप, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो ध्यान से, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर होता है इस प्रकार से, अगर आप देखेंगे उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, तो ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस प्रकार से होगा।
अगर माना सपोज करो लाइट को यहां पे आपको लाइट जाती है स्ट्रेट लाइन में, तो इस तरीके से अंदर की तरफ क्या होता रहता है, TIR होता रहता है, फाइनली लाइट इस तरीके से यहां पहुंच जाती है। तो बार बार अंदर क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, जिसकी वजह से हम जो लाइट ऐसे जा रही थी फाइनली हमने TIR की मदद से उसको इस डायरेक्शन में भेज दिया। इसलिए जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइजर। कोई एयर बबल जो वाटर में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एयर बबल वाटर में किसके कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा या कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, एयर बबल का मतलब है इसके अंदर क्या है, पूरी एयर है और इसके आसपास क्या है, वाटर है। ध्यान रखेंगे, इसके आसपास क्या है, वाटर है, ध्यान रखेंगे आप। अब यहां पे आप देखेंगे जो एयर बबल इस अभी ये दिख रहा होगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, किस तरह दिख रहा होगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। लेकिन हम जानते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एयर। तो जैसे कोई लाइट रे यहां पे आएगी तो वो डेंसर से रेयर जा रही है, वो डेंसर से रेयर जा रही है। तो जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो लाइट रे थोड़ा सा यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। अब आप इस पॉइंट पे देखेंगे, यहां पे अब लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी। तो फाइनली लाइट रे ऐसी चली गई। जो लाइट रे ऐसी जानी थी, इस एयर बबल के वाटर के अंदर होने से लाइट कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो गई। तो इसने यहां पे काम किया डाइवर्जिंग की तरह। तो डाइवर्जिंग लेंस होता है आपका कनकेव लेंस। तो एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह। ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की तरह नहीं करेगा और ना ही कॉनकेव मिरर की तरह करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ अ लेक राइजेस टू द टॉप। यदि कोई एयर बबल लेक के बॉटम में है, तो हम जानते हैं जैसे जैसे लेक कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ जाती है इनसाइड द लिक्विड, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दूसरा गेज प्रेशर जो लिक्विड का होगा जो कि ρgh के बराबर होगा। तो फाइनली जो बॉटम पे ऑब्जेक्ट होगा उस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो चारों तरफ से यदि प्रेशर लगेगा तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन वही अगर पॉइंट ऊपर की तरफ आता जाएगा टॉप की तरफ, तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर की वजह से जो प्रेशर होगा क्या होगा, चारों डायरेक्शन से कम होता जाएगा, जिसकी वजह से उसका क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। तो डेफिनेटली आप देखेंगे इंक्रीज इन दी साइज। यदि कोई एयर बबल बॉटम से टॉप की तरफ आ रहा है तो उसका साइज क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस। देखो ध्यान रखेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है, पूछा गया है AU। ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AU। और 1 AU का मतलब हुआ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जो कि लगभग होता है 10⁻11 मीटर का रेंज होता है। ध्यान रखेंगे, AU की जो रेंज होगी कितनी होगी, 10⁻11 मीटर। ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली यूनिट है। और भी कुछ यूनिट हैं, जैसे आपका क्या हुआ, लाइट ईयर, दूसरा क्या हुआ, पार्सेक। ध्यान रखेंगे, एक क्या है लाइट ईयर, दूसरा क्या है पार्सेक। पार्सेक का जो ऑर्डर है वो है 10⁻15 मीटर और लाइट ईयर का और पार्सेक होगा 10⁻16 मीटर। तो लाइट एक साल में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से यदि वैक्यूम में ट्रेवल करिए तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो एक लाइट ईयर के बराबर होती है। तो ध्यान रखेंगे, ये तीनों यूनिट लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से सबसे बड़ा पार्सेक होगा, फिर लाइट ईयर होगा, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 to 2। ध्यान रखेंगे, यदि आप देखेंगे यहां पे, ये भी आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे, आप बोला गया हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर और एनर्जी। तो आप देखेंगे हाई स्पीड का मतलब हुआ देखिए आप जो मिसाइल्स होती हैं उनकी जो स्पीड है वो मैक नंबर में बताई जाती है ना। तो मैक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एयर, है ना। जिस मीडियम में आपका एयरक्राफ्ट जा रहा है उस मीडियम में साउंड की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ध्यान रखेंगे इन्हीं दो का रेशियो कहलाता है मैक नंबर। तो मैक नंबर हाई स्पीड को मेजर करता है। वेवलेंथ की यूनिट एंगस्ट्रम होती है, कई बार आपसे बात कर चुके हैं। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, पास्कल को दूसरा बोल सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और एनर्जी की यूनिट आप जानते हैं जूल होती है। ये इसकी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। अगर सीजीएस पूछेगा तो सीजीएस होगी इसकी अर्ग। ध्यान रखेंगे आप,
एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है। तो आप देखेंगे पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथे। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोपी अ टेक्निक यूज्ड टू एक्सप्लोर द स्टमक और इनर पार्ट ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ। तो ध्यान रखेंगे हमने बोला था ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी भी सेम प्रिंसिपल पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बार बार जब लाइट रे उस एंडोस्कोपी पाइप से टेआई होकर आपके बॉडी के अंदर जाएगी तो वहां की इमेज डॉक्टर को दिख जाती है। वो आपकी स्क्रीन बनी होती है वहां पे कंप्यूटर पे जिसपे वो अच्छे से उसको देख सकता है। तो वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। क्लियर? फिर है असर्शन है, ध्यान रखेंगे, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हिस्टलिंग। कहा गया कि यदि आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और कोई मैन है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी, ध्यान रखेंगे यदि कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि पूरी फ्रिक्शनलेस है और कोई मैन यहां पे खड़ा है और उसको यहां से बाहर निकलना है, तो हम जानते हैं यदि उसे मूव करना पड़ेगा तो फ्रिक्शनलेस है तो एक्शन तो देगा लेकिन रिएक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए उसको रिएक्शन जनरेट करना है जिसको उसको न्यूटन्स थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब वो व्हिस्टलिंग करेगा, सीटी बजाएगा, जिसका थ्रस्ट कहां लगेगा? आगे, जिसकी वजह में रिएक्शन कहां मिलेगी? पीछे। इसलिए पहला ऑप्शन तो सही होगा सर। दूसरा ऑप्शन है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। ध्यान रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटम ध्यान रखेंगे सर, यदि किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो जितनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उतनी ही उसकी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। और मोमेंटम का फॉर्मूला होगा mv। तो यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, मास भी चेंज नहीं होगा, तो डेफिनेटली मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है आपका? सही है, ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करते, इसलिए बोथ A and B are true but R is not a correct explanation of A. Clear? Next question. The mass of a body on earth is 100 kg. कोई ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ पे मास 100 kg है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, अर्थ का GY 6 होता है जो कि लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया बताओ उस ऑब्जेक्ट का मून पे मास कितना होगा? ध्यान रखेंगे उस ऑब्जेक्ट का मून पे मास कितना होगा? तो ध्यान रखेंगे भाई 100/6 जी नहीं, ये वेट पूछेंगे तब आप ऐसा करेंगे। आप देखेंगे यूनिट मास की लिखी है तो मास चेंज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे वेट चेंज हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है? mg, लेकिन मास आपका कांस्टेंट रहेगा। जानबूझ के पहला ऑप्शन रखा 100/6, आप ये गलती ना करें तो आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है सर? नेक्स्ट, when light wave pass from air to glass then variable affected are। ध्यान रखेंगे हमने देखा था रिफ्रैक्शन के केस में कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फिर से ध्यान से सुने, when light ray pass from one medium to another तो फ्रीक्वेंसी सर क्या रहेगी? कांस्टेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, बट वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बट वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज, क्योंकि सर v बराबर होता है एफ लैम्डा। ध्यान रखेंगे v बराबर क्या होगा? एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, तो ध्यान रखेंगे जहां जहां पे वेलोसिटी और वेवलेंथ है वही पैरामीटर चेंज होंगे। तो ध्यान रखेंगे आपका लिखा डी ऑप्शन, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो देखो इसमें भी फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत हो गया, इसमें भी फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत हो गया, इसमें भी फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ अ बॉडी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन अर्थ। हम जानते हैं कि जो g का वैल्यू है, जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी g क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और अर्थ के अंदर भी जाओगे तब भी g क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इट मींस अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि सर वेट का फॉर्मूला होता है mg, अगर g बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, यदि g घटेगा तो वेट घटेगा। अब आप अर्थ सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, इट मींस वेट भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे वेट कम होता जाएगा। नेक्स्ट है द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल सही है सर, अर्थ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ध्यान रखेंगे अर्थ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑब्लेट शेप की है। तो ध्यान रखेंगे दोनों आपके क्या हैं? सही हैं। तो ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड। क्या है? एक टैंक है जिसमें ऑयल भरा हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान रखेंगे यहां पे एक टर्म लिखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब हुआ सर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं सर। ध्यान रखेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, इसका मतलब
वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसका जो रेट है वो फिक्स है, उसका जो रेट है वो फिक्स है। क्लियर? तो आपसे बोला गया द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल, देन आपका जो ऑयल का जो फ्री सरफेस है वो क्या रिमेन हॉरिजॉन्टल रहेगा? यह लिखा है कि इज इंक्लाइन टू दी हॉरिजॉन्टल विद स्मॉल डेप्थ एट दी रियर एंड। रियर एंड का मतलब हुआ, अगर आप देखेंगे ये कोई टैंक है, ये हुआ इसका रियर एंड और ये हुआ इसका फॉरवर्ड एंड। कह रहा क्या रियर एंड पे स्मॉल डेप्थ होगी, और दूसरा लिखा इज इंक्लाइन टू दी हॉरिजॉन्टल विद लार्जर डेप्थ एट दी रियर एंड। कह रहा कि जो रियर एंड पे होगी वो क्या होगी, क्या लार्ज डेप्थ होगी? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, आगे की तरफ होगी। क्योंकि सर हॉरिजॉन्टल सरफेस है लिक्विड का, तो हर सरफेस पे प्रेशर सेम नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखेंगे रियर एंड पे क्या होगी, डेप्थ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉरवर्ड एंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अ कार इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ध्यान रखेंगे स्ट्रेट रोड लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे, कई बच्चे गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर लिखा स्ट्रेट रोड एट यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्ट्रेट रोड है तो डायरेक्शन कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, यानी कि सर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ध्यान रखेंगे, फिर आपसे पूछा द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार। यदि सर वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन क्या होगा सर, जीरो। इट मींस फोर्स बराबर क्या होता है सर, ma, तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे बच्चे आज के 15 क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे फिर से अगेन 15 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।